इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9 बजे हैं और 9 बड़ी खबरों में आज हम आपको दिखाएंगे मिशन अयोध्या पर आज क्यों जा रहे हैं योगी। पंजाब के बाद राजस्थान की कलह सुलझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने क्या फैसला किया है और चीन के खिलाफ क्या है, बॉर्डर पर भारत ने लिया है किस तरह का एक्शन। लेकिन शुरुआत महाराष्ट्र में आई तबाही की नई तस्वीरों से। महाराष्ट्र की तबाही में रेस्क्यू ऑपरेशन की एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है। बाढ़ में डूबे कोल्हापुर के चिखली गांव में बड़ी तादाद में लोग अपने घरों में फंस गए हैं। चारों तरफ पानी भरा है और पानी में फंसे लोगों को एनडीआरएफ और सेना की टीम अपनी जान जोखिम में डालकर बचाने पहुंच रही है। एक एक कर चिखली गांव में फंसे लोगों को सैलाब के संकट से बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब छत पर मौजूद महिलाओं को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से पिछले 72 घंटे में 112 लोगों की जानें गई हैं। रायगढ़ में पहाड़ टूटने से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। सांगली पूरी तरह से जल समाधि ले चुका है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सतारा जैसे जिलों में भारी तबाही हुई है। सीएम उद्धव ठाकरे हालात का जायजा लेने के लिए आज रत्नागिरी पहुंच रहे हैं। रत्नागिरी में अब तक 21 लोगों की जानें गई हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले में 78,000 से ज्यादा और कोल्हापुर जिले में 40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें महाराष्ट्र में किस तरीके से बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। पिछले 72 घंटे में 112 लोगों की कम से कम जानें गई हैं। कई लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ से तबाही की भयानक तस्वीरें बिहार के दरभंगा से भी आई हैं। सड़क संपर्क टूट जाने की वजह से गंभीर रूप से बीमार लोगों को नाव पर लेकर अस्पताल तक जाना पड़ रहा है। गांव का संपर्क शहरों से टूट गया है और अब नाव ही एक सहारा बाकी बचा है। बागमती नदी में उफान की वजह से केवटी में पुल टूट गया है और 10 पंचायतों के कई गांवों के लोगों का संपर्क जो मुख्यालय है वहां से कट गया है। केवटी से इस पुल के जरिए लोग शहर तक जाते थे, लेकिन इस पुल के टूट जाने की वजह से 15 किलोमीटर की एक्स्ट्रा दूरी अब लोगों को तय करनी पड़ रही है। बाढ़ अपने साथ तबाही और बर्बादी भी लाता है। बाढ़ की वजह से लोगों के घर तो डूबे ही हैं, कई जगहों पर पुल भी टूट गए हैं। ये दरभंगा के केवटी इलाके में लैला चौड़ा इलाका है और यहाँ पर आप देखिए पुल किस तरह से टूट गया है। दरभंगा से मधुबनी जाने वाली सड़क पर यह पुल है और करीब 30 फीट की लंबाई में ये पुल टूट गया है। बागमती नदी में लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था, कटाव तेज था और ऐसी स्थिति में पुल इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और ये पुल टूट गया। इस पुल के टूटने से कई गांव के लोगों का जो संपर्क है जिला मुख्यालय से वो टूट गया है और इनमें चक्का, लहवार, परसा, बिशनपुर, लालगंज, बाढ़ समैला, बंसारा, कमलदह, जीफड़ा, ये सारे गाँव हैं जिनके लोगों की मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि जिला मुख्यालय से अब उनका संपर्क टूट गया है। पिछले साल भी ये पुल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन इस बार बागमती नदी में चूंकि दबाव बहुत अधिक था और ऐसे में ये पुल उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सका और ये पुल टूट गया। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, केवटी, दरभंगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अयोध्या में सियासी हलचल तेज हो गई है। 2 दिन पहले बीएसपी ने अपना ब्राह्मण सम्मेलन अयोध्या में किया, तो अब 2 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं। योगी दोपहर करीब 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन के बाद जो विकास के काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा करेंगे। आज के दौरे पर योगी करीब 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे। अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ साथ यूपी सरकार तमाम जो विकास के काम है उसकी समीक्षा करेंगे योगी आदित्यनाथ। एक लक्ष्य मंदिर निर्माण का पूरा होना भी है। इन प्रोजेक्ट्स की निगरानी सीएम योगी खुद कर रहे हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने के अलावा योगी अगस्त में होने वाले राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों से बात करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगस्त में उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। हमारे संवाददाता रुचि कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं
रुचि, आज का जो योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा है, इसकी सबसे खास वजह क्या है? जो तमाम कामकाज चल रहे हैं, ये एक रूटीन दौरा है या फिर 2 दिन का जो पहले बीएसपी ने जो ब्राह्मण सम्मेलन किया था उसके बाद कोई इसका उससे कोई कनेक्शन इसका है? देखिए, ऐसा है क्योंकि अभी सतीश मिश्रा ने वहां ब्राह्मण सम्मेलन किया और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं, इसलिए उसको जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन यूपी में करीब 9 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिसका प्रधानमंत्री 30 तारीख या 30 तारीख के बाद किसी भी दिन उद्घाटन कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सारे मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं। उसी के साथ अयोध्या में जो दशरथ मेडिकल कॉलेज है जो पहले से चल रहा है, वहाँ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी की गई है, वहाँ नया वार्ड बना है, ऑक्सीजन प्लांट लगा है, तो किस तरह की तैयारियां हैं वो देखने योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, ऐसा उनका दफ्तर ऑफिस बता रहा है। तो इस दौरे के दौरान वो वहाँ अधिकारियों से भी बात करेंगे और देखेंगे कि जो अयोध्या में अभी जो विजन डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश किया गया था उसमें किस तरह से क्या क्या काम हो रहा है। जो सड़कें चौड़ी होनी है, पंचकोशी 14 कोशी मार्ग बनना है, सरयू का किनारा सुंदर बनना है, पार्किंग बनी है, तो उन सारे कामों में कहाँ तक प्रगति हुई है इसकी भी वो समीक्षा करेंगे। हुसैन, ब्राह्मणों की जो सियासत को लेकर के एक शुरुआत हमने 2 दिन पहले अयोध्या से देखी थी, उसको लेकर के भी कोई खास संदेश क्या आज अयोध्या से हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि कुछ दिन पहले जितिन प्रसाद जब बीजेपी में आए थे तो ब्राह्मणों को लेकर के एक कोशिश कही जा रही थी कि बीजेपी ब्राह्मण जो वोट है उसको जो नाराज कहा जा रहा है उसको साधने की कोशिश है। लेकिन 2 दिन पहले की जो बीएसपी का जो सम्मेलन रहा उसको काउंटर करने के लिए क्या कोई संदेश देखने को मिल सकता है? देखिए, ऐसा जो उनका दफ्तर प्रोग्राम बता रहा है, उनका कहना है कि 4 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ वापस आना है, तो 2 बजे के आसपास वो अयोध्या पहुंचेंगे। तो बहुत ज्यादा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ साधु संतों से वो वहां पर मिल ले। तो अब जब बीएसपी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जाति पर आधारित है, तो जाहिर है कि बीजेपी भी ब्राह्मण वोट कहीं जाए नहीं। हालांकि बीजेपी को ये उम्मीद है कि जो ब्राह्मण है वो बीजेपी के पास ही रहेंगे, थोड़े बहुत कहीं चले जाएंगे लेकिन आखिर में वो बीजेपी के पास ही आएंगे। लेकिन किसी तरह की सेंध कोई और पार्टी उसमें ना लगा पाए, इसकी पूरी कोशिश बीजेपी की है। हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं, सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद तमाम जो काम चल रहे हैं उसकी समीक्षा भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में कैप्टन बनाम सिद्धू वाली कलह निपटाने के बाद अब कांग्रेस अपने दूसरे मिशन में जुट गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का टकराव खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान के 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक जयपुर पहुंच चुके हैं। राजस्थान के प्रभारी अजय माकन और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अगुवाई में आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में तय गहलोत और पायलट के बीच विवाद को खत्म करने के उपाय पर चर्चा की जाएगी। कार्यकारिणी की बैठक में सुलह का खाका तैयार किया जाएगा जिस पर दोनों पक्षों को राजी करने की कोशिश होगी, ठीक उसी तरह जैसे पंजाब में हुआ। संभावना यह भी है कि पायलट गुट को मनाने के लिए जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें कुछ खास मौके जो है वो पायलट गुट को दिए जा सकते हैं। मनीष, पंजाब में हालात को संभालने के बाद अब ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है राजस्थान में भी सब कुछ ठीक ठाक करने के मूड में है, लेकिन पायलट की नाराजगी को खत्म कर लिया जाएगा, इसकी कितनी आपको आसार नजर आते हैं? देखिए, कोशिश पूरी की जा रही है और इसी को देखते हुए ही केसी वेणुगोपाल और अजय माकन दोनों कल रात को आए जयपुर। हालांकि अशोक गहलोत को दिल्ली जाना था लेकिन वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं जा पाए। कल डिनर में लंबी चौड़ी बातचीत हुई है, लगभग 1:30 बजे तक की मीटिंग हुई है और उसके बाद सभी विधायकों के पास फोन जाना शुरू हो गया कि सुबह 10:30 बजे पीसीसी में मौजूद रहना है। तो आज सुबह 10:30 बजे एक मीटिंग होगी। इस मीटिंग का एजेंडा ये माना जा रहा है कि पार्टी में जो असंतोष फैला हुआ है उस असंतोष को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले
जो नियुक्तियां पड़ी हुई हैं उन नियुक्तियों को भरने के लिए कहीं ना कहीं बात की जाएगी। दूसरी बात, मंत्रिमंडल विस्तार के लिए पायलट अपनी बात पहले ही रख चुके हैं, लेकिन जो देरी हो रही है और इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि 13 निर्दलीय और 6 बसपा के जो विधायक हैं जिन्होंने समर्थन दिया है उनको भी इस मंत्रिमंडल विस्तार से दूर ना किया जाए। तो पेच यही फंसा हुआ है, मनाने की पूरी मतलब कोशिश ये की कि जा रही है, सबको कुछ ना कुछ देना भी है और सारी नाराजगी दूर भी करनी है। अब इसमें दोनों पर्यवेक्षक जो वहां पहुंचे हैं वो गहलोत और पायलट को कितना मना पाएंगे, इंतजार करते हैं। आप नजर बनाकर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चीन की सेना की तैयारी को देखते हुए भारतीय सेना ने ईस्टर्न लद्दाख एरिया में 15,000 नए सैनिकों को तैनात किया है। काउंटर टेररिज्म डिवीजन के इन जवानों को पिछले कुछ महीनों में तैनात किया गया है। ये सैनिक जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का हिस्सा थे। अब ये सैनिक लेह में तैनात 14 कॉर्प्स की मदद में लगाए गए हैं। माना जा रहा है कि नई डिवीजन की तैनाती से सेना को उत्तरी सीमाओं पर अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इसके आने से सेना अपनी यूनिट्स को रिजर्व रख सकती है। सुगार सेक्टर में तैनात सेना की रिजर्व यूनिट्स को पहाड़ी इलाकों में जंग के लिए तैयार किया जाता है और इसके लिए हर साल लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में वॉर एक्सरसाइज भी होती है। पिछले साल अप्रैल मई में चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सामने वाले इलाके में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगहों पर घुसपैठ की घटनाएं हुई थीं। भारत सरकार ने चीन को जवाब देने के लिए इस इलाके में लगभग उसी के बराबर की संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि 4 दशकों से ज्यादा वक्त के बाद एलएसी पर गोलियां चली। इस दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद भी हुए थे। इसके बाद से ही भारतीय सेना एलएसी पर हाई अलर्ट मोड में है और अपने स्थिति को लगातार मजबूत कर रही है। हालांकि पैंगोंग झील के दोनों किनारों से सैनिकों की वापसी हुई है, लेकिन तनाव बना हुआ है। गोगरा हाइट्स हॉट स्प्रिंग्स एरिया में तनाव वाली जगहों से दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच पिछले काफी दिनों से तनाव बरकरार है। पिछले साल अप्रैल मई में चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सामने वाले इलाके में एक्सरसाइज के बहाने वहां पर अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। इसके बाद कई जगहों पर घुसपैठ की घटनाएं हुई, जिसके बाद भारत सरकार ने चीन को जवाब देने के लिए लगभग उसी के बराबर की संख्या में सैनिकों की तैनाती की। इसके बाद हालात इतने खराब हुए कि 4 दशकों से ज्यादा वक्त के बाद पहली बार एलएसी पर गोलियां चली। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में चीन सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। झड़प में चीन के साथ 40 से ज्यादा चीन के सैनिक भी मारे गए। उस वक्त से ही भारतीय सेना एलएसी पर हाई अलर्ट मोड में है और अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है। हालांकि पैंगोंग झील के दोनों किनारों पर सैनिकों की वापसी हुई है, लेकिन तनाव बना हुआ है। ऐसे में गोगरा हाइट्स और हॉट स्प्रिंग एरिया में तनाव वाली जगहों से दोनों देश पीछे हटने को तैयार फिलहाल नहीं है। और अब बात टोक्यो ओलंपिक की। पहले दिन सिल्वर मेडल से ओलंपिक के आगाज के बाद आज फिर देश के लिए उम्मीदों का दिन है। दूसरे दिन भी हिंदुस्तान की शुरुआत शानदार रही। रोइंग से लेकर बैडमिंटन तक भारत ने जीत के झंडे गाड़ दिए। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने शानदार आगाज किया, शानदार जीत हासिल की। उन्होंने सिर्फ इजराइल की खिलाड़ी को 29 मिनट के अंदर हरा दिया। इसके अलावा नौकायन टीम भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई है। अब आज हिंदुस्तान की नजर बॉक्सर एमसी मैरीकॉम पर भी है, जिनका मुकाबला आज डोमिनिक रिपब्लिक के खिलाड़ी से होना है। इसके अलावा आज हॉकी में भारतीय टीम का मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा, जिसे मजबूत माना जाता है। लेकिन पहली जीत के साथ भारतीय हॉकी टीम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भरी हुई है और उम्मीद की जा रही कि ऑस्ट्रेलिया को बात देकर भारतीय टीम और आगे का सफर तय करेगी। तो आज एक बार फिर से शानदार आगाज किया है बैडमिंटन में। पीवी सिंधु ने अब अपना मुकाबला जीत लिया है। इजराइल की खिलाड़ी को उन्होंने हराया। नौकायन की टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया और आज ही हॉकी की टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होना है। बॉक्सिंग में भी आज मैरीकॉम पर पूरे देश की निगाहें होंगी।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।